गोमुख से निकलकर मोक्षदायिनी गंगा मैया हिंदुस्तान के जिन जिन इलाकों से गुजरती है वहां वो अपना एक अलग इतिहास रचती चली जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी काशी की है, जहां के कण कण में शंकर बसा करते हैं और इस बार शंकर का आशीर्वाद मांगने के लिए यहां पर सियासत गर्म है। उसी सियासत में हमारे साथ आज चौपाल लगी हुई है, उस सियासत को जानने के लिए, उस सियासत के मर्म को पहचानने के लिए कि आखिर कौन प्रबल दावेदार है गंगा मैया और भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद का। इसके लिए मेरे साथ यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि अपनी अपनी अलग अलग पार्टियों को बिलोंग करते हैं। मैं सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ इस पूरे 30 मिनट के कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी सुशांत समदर्शी, और उसके साथ अब मैं आपका परिचय करवाऊं कि यहाँ पर कौन कौन लोग आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा, विनोद जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। भाई साहब एक और है हमारे साथ, वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। मैडम आई है हमारे साथ, वो बनारस की उन महिलाओं को उनका तर्क रखेंगी, उनका पक्ष रखेंगी, जो एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि बनारस की महिलाओं की स्थिति को लेकर अपनी बात रखेंगी। अनूप जायसवाल मेरे साथ मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं। शंकर गिरी जी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। रविकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी के कॉर्पोरेटर हैं, पार्षद हैं, वो समाजवादी पार्टी की स्थिति को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से संदीप मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही मेरे साथ कुछ आम लोग भी मौजूद हैं बनारस के, जो कि अपनी बात रखेंगे यहाँ पर अपनी इस पूरी चर्चा में। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चर्चा की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि बनारस हिंदुस्तान की संस्कृति में जो कि अपना एक अलग स्थान रखता है। आप मेरे पीछे सुन रहे होंगे ढोल नगाड़ों की आवाज, जो कि यही शहर का संस्कृति है और यही शहर का कल्चर है कि इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में। तो इसी से शुरुआत करते हैं कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी आखिर यहाँ से क्यों चुने जाएं? सबसे पहला सवाल मैं अनूप जायसवाल के सामने ये रखना चाहता हूं, और क्या जो नरेंद्र मोदी हैं, बनारस से जो सियासत बन रही है वो दिल्ली में कितना अपना असर छोड़ेगी? अनूप जी आप बताइए, नरेंद्र मोदी यहाँ से क्यों चुने जाएं? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं आपकी पार्टी के, ऐसा बनारस की जनता क्यों उनको अपना वोट दे? सबसे पहला सवाल। बनारस का चुनाव उन्होंने इसलिए किया कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री भारत के होने जा रहे हैं, और उस भारतवर्ष का लघु रूप काशी में दिखता है, क्योंकि यहाँ हर एक मोहल्ला पूरे भारत में, कहीं एक गुजराती मोहल्ला है, कहीं एक बंगाली मोहल्ला है, कहीं एक पंजाबी मोहल्ला है, कहीं मराठी मोहल्ला है। कोई ऐसा भारत का क्षेत्र नहीं है जिसका समावेश, हनुमान घाट चले जाइए, दक्षिण भारतीय मोहल्ला है, तमिल मोहल्ला है। पूरे भारत, एक लघु भारत का जो दर्शन है वो काशी में होता है, इसलिए मोदी जी ने इसको चुना। और माँ गंगा, बाबा विश्वनाथ, पूरे देश में जो है एक उनको गंगा के प्रति जो दर्द है मोदी जी को, उन्होंने अपने पिछले रैली में व्यक्त किया था, और मोदी जी ने साबरमती को साफ करके टेम्स के बराबर जो एक मानक दिखाया है, उससे हम लोगों को भी आशा है, और वो आगे कदम बढ़ा करके माँ गंगा के लिए कुछ ठोस करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने काशी का चुनाव किया है। बिल्कुल। अनूप जी अपनी पार्टी की तरफ से इसका पक्ष जरूर रख रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को बनारस से लड़ाने के पीछे पार्टी की एक बहुत बड़ी सोच है कि पूर्वांचल की जो सीटें हैं और पूर्वांचल का जो वोटर है उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पार्टी ने ये पूरा एक तरह से जो खाका है वो खाका रचा है। शंकर जी से पूछते हैं कि शंकर जी, क्या ये वोट बैंक की सियासत है कि एक रणनीति है कि जो नरेंद्र मोदी को यहाँ से लड़ाने की तैयारी हो रही है? पूर्वांचल के वोटरों पर आपकी नजर है? नहीं, अब तक नरेंद्र मोदी जी के बारे में अन्य राजनीतिक दल के लोग कहा करते थे कि एक छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात और पूरे देश में बड़ा अंतर है। हम लोगों ने यह मैसेज देने का काम किया है कि हम गुजरात में नहीं पूरे देश में आना चाहते हैं, और पूरे देश का दिशा बनारस से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब तक इतिहास में सर्वाधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिया है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी को लड़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बीजेपी का तर्क है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो क्यों लड़ा रहे हैं, ये आपने सुना। चौपाल, मैं समाजवादी पार्टी से इसका जवाब लेता हूं। क्या जो जवाब दे रहे हैं बीजेपी, आप इससे सेटिस्फाई हैं?
नहीं, हम इनकी बातों से कहीं तक संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, हम माननीय नरेंद्र मोदी को दंगा पुरुष मानते हैं। इन्होंने बनारस का चयन इसलिए किया कि जैसे आप ही ने कहा कि ये पूरे पूर्वांचल में और पूरे बिहार में ये संदेश देना चाहते, तो ये इन्होंने चुनाव लड़ने का स्पॉट तय नहीं किया है, इन्होंने दंगा का स्पॉट तय किया कि मैं वहां पर डिस्टर्ब करूं ताकि बिहार और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश सब डिस्टर्ब हो। तो इन्होंने स्पॉट तय किया घटना करने के लिए, स्पॉट तय किया है। यानी बीजेपी पर एक बड़ा गंभीर आरोप है कि तय किया है। आम आदमी पार्टी के सदस्य भी मेरे साथ मौजूद हैं, विनोद जी मौजूद हैं, उनके साथी मौजूद हैं। विनोद जी, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल भी मैदान में हैं और जो शीला दीक्षित को हराकर उन्होंने दिल्ली में एक तरह से इतिहास रचा, तो क्या लग रहा है, क्या काशी में भगवान शंकर और मां गंगा का आशीर्वाद मिल पाएगा उनको? भाई जी, ये तो आम जनता के ऊपर है और हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा हिंदुस्तान एकदम ऐसे बाहें फैला के आ जा मेरी गोदी में बैठ जा। अब इससे ज्यादा हम क्या बताएं। बिल्कुल। सुशांत, आप बताइए कि जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि बीजेपी का जो लक्ष्य है यहाँ पर और समाजवादी पार्टी के आरोप हैं, आप क्या देख रहे हैं इस पूरे सिनारियो में? देखिए, साफ तौर पर ललित, जो सामने बात आ रही है कि बीजेपी जो सोच रही है कि वो पूर्वांचलियों का जो वोट बैंक है वो खींच जाए। काशी एक ऐसी सीट है जो रिजर्व सीट है बीजेपी की। बीजेपी के कई सारे सांसद यहाँ पे रह चुके हैं। एक हिंदुओं का एक बड़ा तबका यहाँ पर रहता है। मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, जो अक्सर कांग्रेस के साथ या किसी मुस्लिम कैंडिडेट के साथ जाता है, उसका तबका बहुत छोटा है। वो तकरीबन 3 से 3.5 लाख वोटर हैं और बात करें पूरे संसदीय क्षेत्र की तो करीबन 16.5 लाख वोटर्स यहाँ पर रहते हैं, जिसमें हिंदुओं की तादाद ज्यादा है और मुस्लिम वोट बैंक एक अलग है। काशी के अंदर जो लड़ाई है सीधे तौर पर देखा जाएगा कि एक हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिल जाएगा, आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं हद तक बीजेपी ने इस सीट को रिजर्व करने की कोशिश की है ताकि जो है बनारस से वो चुनाव जीतें और देश को एक पूरी तरह से बनारस जो है एक सम्मानित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखें। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक नेगेटिव इफेक्ट ये जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या कितना ये समर्थन रखते हैं कि ये वो बनारस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो वडोदरा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो हार जाते हैं तो बनारस की स्थिति बहुत धूलमिल सी रहेगी, क्योंकि बनारस बहुत सोच समझ कर के अपनी रणनीति तय कर रहा है। जनता के सवाल है। मैं अभी अनूप जी से ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं, क्या वो बनारस को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, वडोदरा सीट को छोड़ेंगे, ये अपने आप में सवाल है। अनूप जी से मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल अनूप जी, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है पूरे बनारस में कि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो वडोदरा सीट क्यों चुनी? क्या नरेंद्र मोदी को ये ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से हार सकते हैं इसलिए उन्होंने दूसरी सीट चुनी? और अगर वो जीत जाते हैं दोनों सीटों से तो वो कौन सी सीट छोड़ेंगे? बनारस छोड़ेंगे? अगर बनारस छोड़ते हैं तो यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात होगा और वडोदरा छोड़ते हैं तो वहाँ की जनता के साथ विश्वासघात होगा। एक प्रधानमंत्री के लिए आखिर कैसी स्थिति पैदा की गई है पार्टी के द्वारा? नहीं, ये राष्ट्रीय नेताओं का हमेशा से ये कोई नई बात नहीं है। चाहे सोनिया हो, मुलायम हो, हमेशा 2 सीट से कई नेता राष्ट्रीय स्तर के जो होते हैं, चुनाव में पहली प्राथमिकता होती है ज़्यादा से ज़्यादा सीट पार्टियों के पास हो। और जहां तक वाराणसी सीट का सवाल है तो ये एकदम मैं 100% आत्मविश्वास के साथ बता सकता हूं कि मोदी जी वाराणसी की सीट छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि गुजरात उनका एक बना बनाया मजा मजाया हुआ फील्ड है। वो 3 बार वहां से कायम है और आगे हमारा उत्तर भारत का जो रास्ता है ये वाराणसी उसमें एक मजबूत स्तंभ है। तो वाराणसी की सीट कहीं जाने वाली नहीं है। मोदी जी यहीं से नहीं छोड़ेंगे तो वडोदरा छोड़ देंगे। अब ये वडोदरा का विषय हमें नहीं पता, वाराणसी नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर हम ये भूमिका देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की, वो कि एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये किसी एक सीट के साथ वहाँ की जनता के साथ अगर वो ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी अगर उसके इलाके के चुनकर आए और वहाँ पर वो विकास करें और ऐसे में विकास करने की जब वो उम्मीद लगाता है नरेंद्र मोदी से, तो क्या ये एक धोखा नहीं है कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर लोगों को धोखा दे दें और सीट छोड़ दें? नहीं, कतई धोखा नहीं, क्योंकि उन्होंने गुजरात में 3 बार से लगातार सीएम बनकर के विकास की धारा बहा रहे हैं, विकास की गंगा वहां बहा रहे हैं। अब उन्होंने गुजरात से बाहर कदम रखा है तो बाबा भोलेनाथ की नगरी में उनको जो आशीर्वाद मिलेगा वो विकास की गंगा, यहाँ स्वयं माँ गंगा है और गंगा का जो वो काम करना चाहते, गंगा के दर्द को समझना चाहते हैं, उस पर वो काम करके आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री का रास्ता जैसा कि शंकर गिरी जी ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, इसलिए वो बनारस की सीट कहीं जाने वाली नहीं है। मोदी जी यहाँ कायम रहे। समाजवादी पार्टी से इसका जवाब लेते हैं। आप बताइए, क्या ये एक तरह का जो 2 सीटें से लड़ा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या ये मोदी जी भाग रहे हैं, बीजेपी डर रही है कि वाराणसी से हार सकते हैं, या फिर ये एक तरह का धोखाधड़ी होगी अगर वो सीट छोड़ते हैं तो? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगोड़े का काम की है। इसके पहले बनारस में यहाँ के सांसद मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे।
बनारस बाढ़ के कहर में डूबा हुआ था, वो एक दिन भी बनारस की जनता का हाल लेने नहीं गए। ये भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जैसे नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और आए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसी तरह मुरली मनोहर जोशी थे, आए एक बार भी शहर की जनता का हाल चाल लेने नहीं आया। और रही बात विकास की बात हमारे भाई साहब कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार है गुजरात में। आप लोगों को पता है, आप लोगों के टीवी चैनल और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से हम लोगों को सारी जनता को पता चला है कि गुजरात का हर तीसरा बच्चा कुपोषित का शिकार है, और ये विकास की बात करते हैं। रही तीसरी बात, इस बनारस शहर के अंदर 3 विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ का मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। इस शहर की बात मैं कर रहा हूँ, और इस शहर बदहाल है, फिर भी इस शहर का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है। और हमेशा इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया है। हाँ, जैसे जब भी चुनाव आता है तभी लोग मंदिर, भगवान तुरंत मुद्दा उठा लेते, जैसा भी आप लोगों ने देखा ना। अभी आपने कहा बनारस के कण कण में बाबा विश्वनाथ और हर हर महादेव घुसते हैं, इन लोगों ने हर हर मोदी का नारा लगाया। फिर ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ की जनता ने विरोध किया मोदी का, तो उन्होंने हर हर मोदी के नाम को अपने बैक फुट पे आ गए। फिर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक माँ दुर्गा का, माँ जगत जननी जगदम्बा का एक स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो इन लोगों ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फिर भगवान का सहारा लेते हुए या देवी की जगह या मोदी सर्वभूतेषु राष्ट्र रूपेण संस्थिता, मतलब मोदी को ये भगवान मानते हैं, मोदी को लोग भगवान मानते हैं। इसका जवाब बीजेपी से लेते हैं। शंकर जी आप बताइए, पहले तो नारा निकलता है कि हर हर मोदी, उसके बाद नारा निकलता है माँ दुर्गे की तरफ से, जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है, मतलब कि क्या नरेंद्र मोदी भगवान हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऑथराइज पर्सन अगर इस तरीके का कोई काम करे तो आप